Hello guys, coming with a new topic with the name of compensation benefit. I also made a video on this topic before. You can watch that video. It will give you very good findings about this topic. Now I can made the advanced version of this topic with the name of compensation benefits. So let's start the topic with the first slide, reward management. So the first point said जो रिवॉर्ड मैनेजमेंट है ये यकीन दहानी करती है कि जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको रिकग्नाइज किया जाएगा फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली दोनों तरीके से। नंबर 2, ये बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है, फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसे फिर लॉन्ग टर्म में मेंटेन किया जाता है रिवॉर्ड सिस्टम्स को। और डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस से मतलब ये है कि स्ट्रेटजीज़ डिज़ाइन की जाती हैं, पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जाती हैं और फिर प्रोसेसेस जो हैं वो भी डिज़ाइन किए जाते हैं, फिर इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर इनको मेंटेन किया जाता है फॉर द लॉन्गर टाइम। सो ये रिवॉर्ड सिस्टम्स इस तरह से ये स्टार्ट टू एंड ये चीज़ें इनका एक प्रोसेस है। नंबर 3, जितने भी ऑब्जेक्टिव है रिवॉर्ड करने के लोगों को वो फेयर होने चाहिए, इक्विटेबल होने चाहिए और कंसिस्टेंट होने चाहिए इनकी वैल्यू के जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द नेक्स्ट स्लाइड, एम्स ऑफ रिवॉर्ड मैनेजमेंट। लोगों को आप रिवॉर्ड करें जितनी वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नंबर 2, अलाइन करने होंगे तमाम रिवॉर्ड्स प्रैक्टिसेस को बिजनेस गोल्स के साथ और एम्प्लॉय वैल्यूज़ और नीड्स के साथ। नंबर 3, रिवॉर्ड करें उन सही चीज़ों को जिससे एक मैसेज ये कन्वे हो कि हमारे पास वो कौन कौन से अहम बिहेवियर्स और आउटकम्स हैं जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं और उनको रिवॉर्ड करते हैं। इससे ये भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस किस्म के बिहेवियर और आउटकम्स को अप्रिशिएट किया जाता है, रिवॉर्ड किया जाता है। नंबर 4 इज़ ये जो एम्स और रिवॉर्ड मैनेजमेंट है ये इससे मदद मिलती है कि आप अट्रैक्ट कर सकें और रिटेन कर सकें हाई क्वालिटी पीपल को जो जिनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है। नंबर 5 इज़ ये मोटिवेट करता है लोगों को और उनकी इंगेजमेंट और कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बनाए रखता है। लास्ट इज़ ये एक हाई परफॉर्मेंस कल्चर को डेवलप करता है। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ एलिमेंट्स ऑफ अ रिवॉर्ड सिस्टम। एलिमेंट्स ऑफ अ रिवॉर्ड सिस्टम में The next slide is elements of a reward system. Elements of a reward system में it depicts a picture of various steps in which some wording are contained. So business strategy is the first on the leftmost side, जो कि एक बिजनेस की स्ट्रेटजी होती है जो कि ड्राइव करती है आपकी रिवॉर्ड स्ट्रेटजी एंड पॉलिसीज़ को। एंड देन फर्दर जो है इससे जो निकल के आते हैं नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं, जॉब इवैल्यूएशन है, ग्रेड एंड पे स्ट्रक्चर हैं, मार्केट रेट एनालिसिस हैं, बेस पे हैं, कॉन्टीजेंट पे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, अलाउंसेस हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। उससे आपकी टोटल रेम्यूनरेशन निकलती है, उससे फिर टोटल रिवॉर्ड निकलता है अल्टीमेटली। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में रिकग्निशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अचीवमेंट है, ऑटोनॉमी है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ बिजनेस स्ट्रेटजी। अब हम वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे जो कि पिछली स्लाइड की पिक्चर में सारी चीज़ें थी, उनको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़ को ताकि आप लोग समझ सकें कि उनके क्या मतलब हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी रिवॉर्ड सिस्टम का। नंबर 2, बिजनेस स्टडी में हम आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस ड्राइवर्स को और उनसे फिर हम निकालते हैं बिजनेस गोल्स। नंबर 3, ड्राइवर्स में शामिल हैं हाई परफॉर्मेंस क्या होगी, क्या हम हाई परफॉर्मेंस को बेंचमार्क करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी करनी है बिज़नेस को, प्रोडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, इनोवेशन कितनी हो रही है, कस्टमर सर्विस कितना प्रोवाइड की जा रही है, क्वालिटी कितनी है, प्राइस लीडरशिप है या कॉस्ट लीडरशिप है। प्राइस और कॉस्ट लीडरशिप में मीन्स के कॉस्ट लीडरशिप ये होती है कि कम से कम कीमत पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो देना फराहम करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट्स बनाएं जिनकी बहुत कम प्राइस हो और वो मार्केट में बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट कर जाती हैं, बट उस पर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। प्राइस लीडरशिप ये है कि आप क्वालिटी को बेंचमार्क करते हैं, क्वांटिटी को नहीं करते और उसमें आप प्राइस भी महंगी रखते हैं। तो दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, बट प्राइस लीडरशिप जो है वो ज़्यादा रिलायबल है। नीड टू सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर्स, बिजनेस स्ट्रेटजी कि आपको अपने स्टेक होल्डर्स को भी सेटिस्फाई रखना होता है। द नेक्स्ट स्लाइड इज रिवॉर्ड स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। रिवॉर्ड स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी जो है ये बिजनेस ड्राइवर्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो उससे निकल के आती है। मीन्स के जो क्रिटिकल क्वेश्चन है कि ये हम अपने रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस ड्राइवर्स को ताकि हम अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव कर सकें। द थर्ड वन इज़
रिवॉर्ड स्ट्रेटजी जो है वो लॉन्ग टर्म इंटेंशंस का नाम है, जिसके अंदर पे स्ट्रक्चर है, कॉन्टीजेंट पे है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, स्टेप्स टू इंक्रीज एंगेजमेंट कमिटमेंट हैं, और साथ साथ अपने आपने क्या टोटल रिवॉर्ड अप्रोच को अडेप्ट एंड अडॉप्ट किया है। द नेक्स्ट स्लाइड इज रिवॉर्ड पॉलिसी डील्स विद। रिवॉर्ड पॉलिसी में आपके लेवल्स ऑफ पे हैं, अचीविंग इक्वल पे है, अप्रोचेस टू कॉन्टीजेंट पे है, यूज़ ऑफ जॉब इवेल्यूशन है, यूज़ ऑफ मार्केट सर्वेज हैं, और फ्लेक्सिंग बेनिफिट्स हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज बेस और बेसिक पे, जो एक फिक्स सैलरी और वेजेस होती हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ पे जो कि निकल के आता है या कैलकुलेट किया जाता है रेट ऑफ द जॉब पे। इसको हम फर्दर आगे एक्सप्लेन करेंगे, बट इतना समझ लें जो एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ सैलरी होती है आपकी, जो कि रेट ऑफ द जॉब से निकाली जाती है, जो कि वेरिएबल नहीं होती। नंबर 2, ये वेरी कर सकती है जो आपका जॉब का ग्रेड है और जो स्किल्स का लेवल हमें चाहिए उसके अंदर। नंबर 2, ये इन्फ्लुएंस होता है एक्सटर्नल और इंटरनल रिलेटिविटीज़ से। एंड द लास्ट वन इज लेवल्स ऑफ पे, जो है आप डिटरमाइन करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग से भी। कलेक्टिव बार्गेनिंग के मार्केट में ओवरऑल उस जॉब की क्या सैलरी चल रही है, उस ग्रेड के ऊपर कितनी कंपनसेशन दी जा रही है, तो इससे भी आप जो है इसको एंटिसिपेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज कॉन्टीजेंट पे, जो एडिशनल रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, कंट्रीब्यूशन जो जॉब में कर रहा है बंदा, स्किल्स और एक्सपीरियंस जो उसके पास हैं यूनिक, उसको जो उसके ऊपर जो पे की जाती है वो कॉन्टीजेंट पे कहलाती है। इट्स एन एडिशनल पे और एडिशनल रिवॉर्ड। द सेकंड इज, ये बेस पे में ऐड किया जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है, एक कर दिया जाता है, यानी कि बेस पे प्लस कॉन्टीजेंट पे। इसको आप वेरिएबल पे भी कह सकते हैं अगर आप इसको अलग से डिफाइन करना चाहें। इसकी एग्जांपल ये है कि कैश होते हैं, कैश में दी जाती है, और बोनसेस हैं, इंसेंटिव्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें होती हैं जो कि कैश के थ्रू आपको दी जाती हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स में पेंशन्स हैं, सिक पे है, इंश्योरेंस कवर होती है, कंपनी कार्ड्स दी जाती हैं, और नंबर ऑफ अदर पर्क्स हैं, बहुत सारे मिसलेनियस किस्म के बेनिफिट्स हैं जो कि देती हैं मुख्तलिफ कंपनीज, डिपेंड ऑन देयर स्कोप एंड डिपेंड ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। द नेक्स्ट स्लाइड इज अलाउंसेज जो हैं वो पे किए जाते हैं बेसिक पे में शामिल करते हुए, जिसके अंदर, और ये मुख्तलिफ किस्म के जो हैं हालात के लिए दिए जाते हैं। मीन्स के जैसे कि अगर कोई बंदा किसी शहर में या किसी मुल्क में रह रहा है, किसी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट पे गया हुआ और वहाँ पे रह रहा है, तो वहाँ पे जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी बेयर करेगी। कम्यूट तो लाजमी है, कम्यूटेशन है, मुख्तलिफ उसके रहना उस वहाँ पे है, उसके फूड के हैं, उसके हाउस वगैरह के हैं, इसके अलावा वो शॉपिंग करता है, वो और चीज़ें मतलब उसकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, तो उसके लिए भी तमाम अलाउंसेस वो कंपनी पे करेगी। इसके अलावा जो फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब अनसोशल आवर्स पे अगर वो काम कर रहे हैं, लोकली अगर वो काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव टू देयर एलोकेटेड शिफ्ट आवर्स, 8 आवर्स से एक्सीड कर रहा है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ अलाउंसेस दिए जाते हैं। और जो दूसरे किस्म की जो नंबर 2 है, मुख्तलिफ किस्म के अलाउंसेस में शामिल है लोकेशन अलाउंस। जैसे मैंने बताया कि किसी शहर में अलग शहर में भेज दिया जाए, तो वहाँ के रहने के एक्सपेंसेस, वहाँ पे क्या मीन्स के महंगाई चल रही है, क्या मीन्स के जो रेट ऑफ पे या जो वहाँ पे रेट्स चल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो है वो अलाउंसेस दिए जाते हैं। ओवर टाइम कोई लगा रहे हैं तो ओवर टाइम पेमेंट दी जाती है, शिफ्ट पेमेंट्स हैं, वर्किंग कंडीशंस अलाउंसेस हैं, स्टैंड बाय और कॉल आउट अलाउंसेस हैं, यानी कि मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो आपको फ़ोन दे देती हैं और सिम्स को मीन्स के पोस्ट पेड देती हैं कि जितना भी आप कॉल करें और उसके ऊपर जितना भी जो है वो कंपनसेट आपको करेंगे, आपको अपने उसके बिल्स नहीं देने पड़ेंगे। जितनी भी आप कॉल कर रहे हैं वो पर्सनली कर रहे हैं या कंपनी के किसी काम पे कर रहे हैं, तो कंपनी टोटल आपके फ़ोन को के अलाउंस देती है जो भी एक्सपेंसेस हैं। टोटल अर्निंग्स ये कंसिस्ट करती है जो वैल्यू तमाम कैश पेमेंट्स के तौर पर आप दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, जिसमें बेस पे है, कॉन्टीजेंट पे है एंड अलाउंसेज हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ टोटल रेम्यूनरेशन। ये कंसिस्ट करती है फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स पे, जो कि जाहिर होती है टोटल अर्निंग्स प्लस टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट से, यानी कि तमाम फाइनेंशियल इन कैश अमाउंट होते हैं, ये इन कैश रेम्यूनरेशन होती है, सैलरी होती है, पे होती है, कुछ भी कहें, जो कि टोटल अर्निंग्स जितनी भी मैंने आपको बताई है प्लस टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट्स। द नेक्स्ट स्लाइड इज जॉब एवेल्यूशन। जॉब इवोल्यूशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो है वो जानते हैं कि एक जो जॉब है वो उसका साइज़ या उसकी जो अहमियत है, जो उसकी वर्थ है या उसका जो साइज़ है, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी जॉब्स के साथ हम करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस जानने के लिए, उसकी वर्थ जानने के लिए, उसका साइज़ जानने के लिए। द सेकेंड इज़, ये इसका मकसद जो है आप इस्टेब्लिश करें कि इंटरनल इक्विटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल है, इंटरनली उस जॉब के में इक्वलिटी होनी चाहिए। नंबर थर्ड वन इज़, इसके थ्रू आप डिटरमाइन करते हैं, मालूम करते हैं कि लेवल ऑफ पे क्या होना चाहिए डायरेक्टली।
फोर्थ वन इज, इसको आप एनालिटिक भी कह सकते हैं और नॉन एनालिटिकल भी कह सकते हैं। द लास्ट वन इज, इसके थ्रू आप एनालिसिस करते हैं जॉब्स को और रूल्स को, और ये आपको देती है, लीड करती है, प्रोवाइड करती है जॉब डिस्क्रिप्शंस और रूल्स प्रोफाइल्स भी। मतलब इसके थ्रू ही आप जॉब, फर्स्ट इज जॉब इवैल्यूएशन, देन जॉब एनालिसिस, और फिर जॉब एनालिसिस से जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन की जाती हैं। तो जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू जो है जॉब डिस्क्रिप्शंस और रूल डिफाइंस हमारे सामने आते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज मार्केट रेट एनालिसिस। इस प्रोसेस के थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या लेबर मार्केट में क्या रेट्स ऑफ पे चल रहे हैं, पे के रेट्स क्या चल रहे हैं एक जैसी जॉब्स के, यानी कि असिस्टेंट के क्या चल रहे हैं, अकाउंटेंट्स के क्या चल रहे हैं, एग्जेक्टिव्स के क्या चल रहे हैं। सेकंड वन इज, इसके थ्रू आप एक्सटर्नल इक्विटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज, जॉब्स जो है मार्केट रेट एनालिसिस के थ्रू आप जॉब्स को ग्रेडेड स्ट्रक्चर में बाइफरकेट कर देते हैं, उनकी रिलेटिव साइज जो भी है, एंड जो उनकी जो पे है वो भी इन्फ्लुएंस होती है मार्केट रेट से। यानी कि इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं कि जो भी आपकी जॉब के साइजेस हैं, सबसे पहले तो जॉब के साइजेस जो हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उनको ग्रेड स्ट्रक्चर में डिफाइन कर देते हैं, और पे जो है फिर उनकी आप जो इन्फ्लुएंस होती है पे, वो मार्केट रेट्स के थ्रू होती है। द फोर्थ पॉइंट इज, पे रेंजेस जो ग्रेड्स के साथ अटैच हम कर देते हैं वो आपको देती हैं उसका स्कोप ऑफ पे प्रोग्रेशन, यानी कि पे रेंजेस का जो स्कोप होता है कि 1 लाख से 2 लाख के दरमियान मैनेजर की सैलरी होनी चाहिए। तो ये स्कोप आपको डिफाइन करते हैं कि उसके पे प्रोग्रेशन का स्कोप क्या होना चाहिए, कि अगर मैनेजर है तो मैनेजर के अंदर अगर 5 साल रहा है पे, तो 5 साल के अंदर पे प्रोग्रेशन क्या होनी चाहिए उसकी। यानी कि अगर हमने 1.5 लाख पे हायर किया तो 1.80 पे, 1.90 पे 1 साल बाद तो जो इंक्रीमेंट आ रहा है उसी रैंक में रहते हुए, और ये बेस करता है उसकी परफॉर्मेंस पे, कॉम्पिटेंस पे और कंट्रीब्यूशन और सर्विस पे। द लास्ट वन इज, एक स्पॉट रेट स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करते हैं तमाम जॉब्स के लिए। द नेक्स्ट स्लाइड इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, और ये सेकंड वन इज डिफाइन करता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को और जो कंट्रीब्यूशंस उनसे एक्सपेक्ट की गई हैं उसके हवाले से। द थर्ड वन इज, जो एम्प्लॉयज से हमने एक्सपेक्टेशन की थी परफॉर्मेंस को लेकर, उसके अगेंस्ट हम उनकी परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। द फोर्थ पॉइंट इज, प्रोवाइड्स करते हैं हम रेगुलर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। द फिफ्थ वन इज, जो होते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, उसके थ्रू जो है हम उनके पे के प्लान्स बनाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं। द सेकंड लास्ट इज, ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी बहुत ज़्यादा देते हैं, यानी कि उनकी मेंटोरिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उनको काउंसिल किया जा रहा है, उनको मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में डाला जा रहा है, तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं ये सारे। द लास्ट वन इज़, ये इन्फॉर्म करता है कि कॉन्टिजेंट पे डिसीजंस भी लेने में हमें मदद करता है कि हम इनको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या एक्स्ट्रा पे जो है हमको दे सकते हैं, उसके थ्रू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू ये गेज किया जाता है। द नेक्स्ट स्लाइड इज नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में कोई डायरेक्ट पेमेंट जो है वो शामिल नहीं होती, और आमतौर पर ये जो है काम करता है खुद से, जिसकी एग्जांपल्स हैं अचीवमेंट है, ऑटोनॉमी है, रिकग्नाइजेशन है, और आप जो स्किल्स हैं उनका क्या स्कोप होना चाहिए और उनको किस तरह डेवलप कर सकते हैं एम्प्लॉय की, ट्रेनिंग है, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हाई क्वालिटी लीडरशिप रोल्स आप उन्हें अगर दें जिसमें वो लीड करें। टोटल रिवॉर्ड, ये कम्बिनेशन है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स का जो कि हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ कंपनसेशन। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ कंपनसेशन। कंपनसेशन इज़ बेसिकली ये अट्रैक्ट करती है, रिटेन करती है और मोटिवेट करती है कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को कि वो सपोर्ट करते रहें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। द सेकंड पॉइंट इज़, कंपनसेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और ये जो है इसकी जो एलोकेशन है थ्रू कंपनसेशन वो एक बहुत ज़्यादा असर डालती है हासिल करने में या लूज़ करने में कम्पिटिटिव एज को। थर्ड वन इज़, अगर कंपनसेशन को मिस हैंडल किया जाए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकती है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। द फोर्थ वन इज़, एक एम्प्लॉय की टोटल कंपनसेशन 3 कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है, बेस कंपनसेशन, पे इंसेंटिव्स और इनडायरेक्ट कंपनसेशन बेनिफिट्स पे। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ कंपनसेशन स्ट्रेटजी। बहुत सारे क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं एक फर्म, किसी भी फर्म में, जिसको अगर हम कंपनसेशन की स्ट्रेटजी के प्रेमिसेस में देखें तो द फर्स्ट वन इज़ कितना पे किया जा रहा है, एंड द सेकंड वन इज़ कितना किसे पे किया जा रहा है,
ये इश्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके कॉस्ट के हवाले से, और इसके थ्रू जो कंपनसेशन की स्ट्रेटजी, इसके थ्रू हम मालूम कर सकते हैं कि किस हद तक फर्म जो है वो ये मानती है कि इन चीज़ों की वजह से, इन दो सवालात की वजह से उसके पेरोल्स जो हैं उनके रिटर्न में कितना हाई और लो आता है। डेफिनेटली ये कंपनसेशन स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि किसे कितना पे किया जा रहा है और कैसे पे किया जा रहा है। आप बेसिकली कितने, कि आपका वेज रेट क्या है, आपका जॉब साइज़ क्या है, आपके ग्रेड स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए द नेक्स्ट स्लाइड इज़ डिज़ाइनिंग अ कंपनसेशन सिस्टम। सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक कंपनसेशन सिस्टम को डिज़ाइन करना, और उसके अंदर नंबर 1 पॉइंट है कि ये मदद देता है, जब आप एक कंपनसेशन सिस्टम अगर डिज़ाइन कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मदद देता है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। एंड द सेकंड इज़, और जो कंपनसेशन सिस्टम है ये टर्न कर देता है, मीन्स कि मोड़ देता है आपकी जो फर्म की जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एनवायरनमेंट और अफोर्डेबिलिटी है उनकी तरफ। कंपनसेशन टूल्स को दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज जॉब बेस्ड अप्रोच एंड द सेकंड वन इज स्किल बेस्ड अप्रोच। जॉब बेस्ड अप्रोच क्या है? जॉब बेस्ड अप्रोच ये सिस्टम जाहिर करता है कि लोगों को उतना ही पे किया जाता है जितना वो काम करते हैं अपनी जॉब में रहते हुए, और अपनी जॉब को जितने भी अच्छे तरीके से वो कर सकें, लाइक सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट। सो जॉब बेस्ड अप्रोच बेसिकली जॉब के अंदर रहते हुए वो कितना काम करते हैं उसके थ्रू उन्हें पे किया जाता है। सेकंड वन इज, हर जॉब को डिज़ाइन किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के टास्क को अचीव करने के लिए, जिसमें जैसे कि टाइपिंग हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, और उसे मुख्तलिफ किस्म के लोग परफॉर्म कर सकते हैं। द थर्ड वन इज, जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है पे को एलोकेट करने का, वो ये है कि सबसे अहम जॉब जो हैं या फिर जो जॉब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन क्रिएट करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा पे किया जाता है। बेसिकली ये जॉब को, इसका जो कंसिडरेशन है वो जॉब पे होती है कि कौन सी जॉब कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू जो है वो क्रिएट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस हिसाब से उसकी पे रखी जाती है। इट्स ऑल अबाउट द पे। It does not comprise on skills, experience, education, academic qualification, nothing. It depends on the job. They basically pay on the job and what that job contribute in the organizational perspective. जॉब बेस्ड अप्रोच, 3 किस्म की जॉब बेस्ड अप्रोच और जॉब बेस्ड कंपनसेशन प्लान्स जो हैं डेवलप किए गए हैं। फर्स्ट वन इज अचीविंग इंटरनल इक्विटी, सेकंड अचीविंग एक्सटर्नल इक्विटी, थर्ड इज अचीविंग इंडिविजुअल इक्विटी। द नेक्स्ट स्लाइड इज अचीविंग इंटरनल इक्विटी जॉब इवैल्यूएशन। अच्छा, अचीविंग इंटरनल इक्विटी या एक्सटर्नल इक्विटी को इनको अचीव करने का एक ही मेथड है, जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू आप इन सबको अचीव कर सकते हैं। ये एक इंटरनल प्रोसीजर है। ये इसका रुझान इस तरफ नहीं होता कि मार्केट प्लेस में क्या वेज रेट्स चल रहे हैं या क्या दूसरी फर्म्स जो हैं वो कर रही हैं, कितना पे कर रही हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है वो टास्क के ऊपर होता है कि वो टास्क कितनी वैल्यू दे रहे हैं हर जॉब के अंदर, यानी कि वो जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जॉब में वो कितना वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस जॉब में। ठीक है, हम उसको कंसीडर करते हैं, ना कि वो बंदा जो उस जॉब को परफॉर्म कर रहा है उसको। द सेकेंड इज अबाउट हे ग्रुप। अच्छा, हे ग्रुप जो है ये ये इस्तेमाल किया जाता है और 8000 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं एस्टिमेटेडली इसको इस्तेमाल कर रही हैं। 50 फॉर्चून कंपनीज भी उसके अंदर शामिल हैं। ये इवेल्युएट करती है जॉब्स को मुख्तलिफ फैक्टर्स, मुख्तलिफ कॉमन फैक्टर्स के ऊपर के ऊपर या के अगेंस्ट जो है वो ये इवेल्युएट करती है जॉब्स को, जिसके अंदर आप मेजर करते हैं इनपुट्स को, यानी कि क्या रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स, कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ वो इनपुट दे रहा है, उसको थ्रूपुट्स में उसको प्रोसेस करता है इनपुट्स को हासिल करने के रिजल्ट्स, और आउटपुट्स की जो एंड रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन है हमें इनपुट्स को अप्लाई करने के बाद जो हमें एंड रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हे ग्रुप इनपुट, थ्रूपुट और आउटपुट पे डिपेंड करता है। द नेक्स्ट स्लाइड इज हे ग्रुप के हवाले से हर जॉब कंटेंट जो है वो हम उसे एनालाइज करते हैं उनके फैक्टर्स के हवाले से, कि जो फैक्टर उसके हैं उनके हिसाब से हम उसे एनालाइज करते हैं उस जॉब के कंटेंट को, और ये रिप्रेजेंट की जाती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू से। ये फैक्टर्स वैल्यूज़ जो हैं फिर इनको आपस में टोटल किया जाता है और इनसे एक पूरा ओवरऑल जॉब साइज निकाला जाता है। ये इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट का मॉडल है जो कि रिफ्लेक्ट करता है हे मेथड को, जिसमें नो हाउ, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। 3 की एरियाज। नो हाउ क्या है? ये सम है, आप कह लें इट्स ओवरऑल एडिशन तमाम कैपेबिलिटी और स्किल्स का, मीन्स के जो कि
एक बंदे में होनी चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो कॉम्पिटेंसी चाहिए, कॉम्पिटेंसी नो हाउ में नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ आ जाती हैं, कॉम्पिटेंसी आ जाती हैं, एबिलिटीज़ आ जाती हैं, कैपेबिलिटीज़ आती हैं। इन सब का जो एडिशन है वो नो हाउ कहलाता है, जिसकी कुछ डायमेंशंस हैं, जैसे कि टेक्निकल स्पेशलाइज स्किल्स हैं, मैनेजरियल स्किल्स हैं, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग उस नो हाउ को यूटिलाइज आप किस तरह करते हैं, इट्स कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसकी डायमेंशन थिंकिंग एनवायरनमेंट है कि जॉब कंटेंट और जो जॉब कंटेंट है आपका वो अच्छे तरीके से आप कितना परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स के ऊपर आप क्या सोल्यूशन देते हैं और उन प्रॉब्लम्स को कितने अच्छे तरीके से आप एनालाइज कर पाते हैं। थिंकिंग चैलेंज ये है कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनके सोल्यूशंस क्या होंगे मोस्ट प्रॉब्ली जो कि इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो सकें और वैल्यू क्रिएट कर सकें, वो सोल्यूशंस जो है उनको भी आइडेंटिफाई करना होगा। अकाउंटेबिलिटी बेसिकली मेजर करती है कि जो आप जो किस किस्म की वैल्यू, किस लेवल की वैल्यू आप एक जॉब में ऐड कर रहे हैं, ये अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। मीन्स के हर कोई जॉब परफॉर्म कर रहा है, नो हाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग की चल रही है, बट अकाउंटेबिलिटी की कितनी, वो जो वैल्यू कंट्रीब्यूट करने का जो लेवल है वो क्या है, किस किस्म का है। इसकी 3 डायमेंशन है। फ्रीडम टू एक्ट, यानी कि आपके पास एम्पावरमेंट, आप एम्पावरमेंट उस जॉब की कितनी ले रहे हैं, उसको ओन कितना कर रहे हैं। नंबर 2, कितना ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं उस जॉब को उस बिजनेस के मेजर्स में, ये स्कोप है। एंड थर्ड वन इज इम्पैक्ट, कि आप कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बिजनेस रिजल्ट्स पे। ये 3 कॉमन फैक्टर्स तमाम जॉब्स के, उनके सब ग्रुप्स हैं। नो हाउ में टेक्निकल नो हाउ है, मैनेजमेंट ब्रेथ है, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, थिंकिंग एनवायरनमेंट, थिंकिंग चैलेंज है, और अकाउंटेबिलिटी में फ्रीडम टू एक्ट, मैग्नीट्यूड एंड एरिया ऑफ इम्पैक्ट, नेचर ऑफ स्कोप। जॉब साइज एंड जॉब शेप ये सर्व करते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक फाउंडेशन पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि बहुत सारी जॉब एवेल्यूएशंस के थ्रू निकाले गए हैं। नंबर 1 इज जॉब साइज। इसको हम मालूम करते हैं कि इसको मालूम करने का तरीका ये है कि एक जो उस जॉब को जो है हम मुख्तलिफ फैक्टर्स में बाइफरकेट कर देते हैं और तमाम फैक्टर्स की जो पॉइंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को हम निकालते हैं। यानी कि फैक्टर्स में हमने कैलकुलेट कर दिया, उन फैक्टर्स के ऊपर हमने पॉइंट्स दिए और उन पॉइंट्स के थ्रू जो ओवरऑल वैल्यूज़ निकालते हैं वो जॉब साइज कहलाती है। ये डिपेंड करती है 3 के एरियाज पे, अकाउंटेबिलिटी, नो एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये साथ में रिफ्लेक्ट भी करती है कि उस जॉब की जो वैल्यू है इस ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी जॉब के थ्रू वो क्या है, उसका साइज। तो आप समझ पा रहे हैं कि उसके फैक्टर्स को पहले एक जॉब को फैक्टर्स में डिवाइड करना, उन फैक्टर्स के ऊपर पॉइंट्स उनको असाइन करना और पॉइंट्स के ऊपर फिर एक ओवरऑल वैल्यू निकालना। दिस इज कॉल्ड जॉब साइज। जॉब शेप क्या है कि उन अकाउंटेबिलिटी, नो एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को की राइट पोजीशन करना उन्हें, यानी कि अकाउंटेबिलिटी एक जॉब में कितनी चाहिए, नो हाउ कितनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, इसकी राइट क्वांटिटी को सही जगह प्रोपोर्शनली पोजीशन करना, दिस इज कॉल्ड जॉब शेपिंग। और ये इसके थ्रू एक जॉब को बनाया जाता है। यानी कि बड़े लेवल पे जो मैनेजरियल लेवल पे जो रोल है उसके अंदर आपको नो हाउ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रखती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखती है। लेकिन अगर कोई छोटे लेवल पे असिस्टेंट या एग्जेक्टिव पे, तो वहाँ पे नो हाउ कम हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग और भी कम हो, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। तो ये कुछ जो है वो डिफरेंसेस हैं जो कि जॉब शेप में चेंज होते रहते हैं। अचीविंग एक्सटर्नल इक्विटी, इसका जो मकसद है वो मालूम करना है पे रेंजेस हर एक ग्रेड लेवल के मुताबिक। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि क्यों फर्म्स कंडक्ट करती हैं इंटरनल एवेल्यूएशन, जब मार्केट डेटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं मालूम करने के लिए कि एक जॉब की कितनी वैल्यू है। यानी कि उसी जॉब पे जो हम देख लें मार्केट में जो है वो असिस्टेंट मैनेजर की क्या सैलरी है, तो वही हम लगा दें और असिस्टेंट मैनेजर कितना वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है उस जॉब में और उसकी सैलरी जो बन रही है, इसी तरह मैनेजर की भी। लेकिन हम इंटरनल एवेल्यूएशन क्यों करते हैं, कि फर्म्स क्यों कंडक्ट करती हैं? क्योंकि बहुत सी कंपनीज़ में ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि यूनिक होती हैं फर्म के लिए ना, तो उतना आसान नहीं होता उनके लिए मार्केट डेटा से मैच करना उन्हें, तो उनके लिए इंटरनल एवेल्यूएशन करनी पड़ती है। वैसे भी जो जॉब्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं उनके लिए भी इंटरनल एवेल्यूएशन अलग होती है, एक्सटर्नल एवेल्यूएशन अलग होती है और उन इंडिविजुअल एवेल्यूएशन अलग होती है। उसके बाद फिर एक जॉब साइज़ को देखा जाता है, कितनी वैल्यू वो ऐड कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक कंपनसेशन स्ट्रक्चर जो है बना के उस जॉब में जो स्पेसिफिक डेजिग्नेशन है उसको पे किया जाता है, उसकी पे रेंजेस डिज़ाइन की जाती हैं। सो इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस, इतना आसान नहीं है। लेकिन इसके में जो है वो जो अहमियत है और जो स्कोप है, जो एक डेप्थ की, वो जॉब हर एक जॉब की वेरी करती है फर्म टू फर्म।
यानी कि जो अकाउंटेंट है एजुकेशन सेक्टर में वो अलग है, उसकी जॉब साइज़ अलग है, जॉब वैल्यू अलग है, उसके पे रेंजेस अलग हैं। एक इंडस्ट्री में जो अकाउंटेंट है उसकी पे रेंजेस, जॉब साइज़ और जॉब वैल्यू अलग है। द नेक्स्ट स्लाइड इज लिंकिंग जॉब इवैल्यूएशन रिजल्ट्स टू एक्सटर्नल वेज सैलरी डेटा। जॉब इवैल्यूएशन को हम लिंक करते हैं, जॉब इवैल्यूएशन की जो रिजल्ट्स हैं उनको हम लिंक करते हैं एक्सटर्नल वेज या सैलरी डेटा से। स्टेप 1, आइडेंटिफाई बेंचमार्क और की जॉब्स। आपको आइडेंटिफाई करना होंगे, मालूम करना होंगे बेंचमार्क और की जॉब्स क्या क्या हैं। ये 3 टैब्स हैं। पहला टैब ये कहता है कि आपको लिंक करना होगा जो इंटरनल जॉब इवैल्यूएशन हायरार्की है, ये जो ग्रेड लेवल क्लासिफिकेशन है उसको मार्केट सैलरीज के साथ, यानी कि इंटरनल जॉब इवैल्यूएशन हायरार्की आपने की कि क्या वर्थ और क्या इंपॉर्टेंस है हर जॉब की, फिर या फिर उनके जो ग्रेड लेवल्स के थ्रू आपने उनको क्लासीफाई कर लिया, अब इनको मार्केट सैलरी से आप लिंक करेंगे। सेकंड टाइप में ये कह रहा है कि सैलरी सर्वे के थ्रू हम ये बता सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि हर जॉब जो हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो कितनी वर्थ, कितनी इंपॉर्टेंस और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है दूसरे एम्प्लॉयर्स, दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में। थर्ड टैब ये कह रहा है रेट्स जो है नॉन की जॉब्स के लिए, जिनके लिए मार्केट डेटा अवेलेबल नहीं है, यानी कि नॉन की जॉब्स जिनके लिए मार्केट डेटा अवेलेबल नहीं होता, तो उनको हम असाइन करेंगे वही सेम पे रेंज जो की जॉब्स के लिए की जाती है जिनका ग्रेड लेवल वो है। यानी कि नॉन की जॉब्स यानी कि जो की लेवल पे ना हो, जो कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्रिएट की गई हो, लेकिन उनका मार्केट डेटा अवेलेबल ना हो, लेकिन उनका ग्रेड जो है आप वो कंपेयर करेंगे और फिर उनकी पे रेंज को आप डिसाइड करेंगे। स्टेप 2, एस्टेब्लिश अ पे पॉलिसी। एक पे पॉलिसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है वो किस तरह बनाती है, वो चूज करती है पोजीशन अपनी कि वो कहाँ पे उसकी पे मार्केट क्या है, क्या वो लीड कर रही है, क्या वो लैग कर रही है, वो पे कर रही है गोइंग रेट पे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो पे पॉलिसी है वो बना ही इस तरीके से जाती है कि वो उसे पोजीशन करती है कि मार्केट में उसकी उसकी क्या अहमियत है, लीड है, लैग है या पे द गोइंग रेट। अचीविंग इंडिविजुअल इक्विटी, अचीविंग इंटरनल इक्विटी विद इन पे रेंज पोजीशनिंग। इंडिविजुअल इक्विटी जाहिर करती है कि जो पे हम दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को वो कितने फेयर हैं, उसके अंदर फेयरनेस कितनी है, जो एम्प्लॉयज़ को हम पे कर रहे हैं उसके अंदर फेयरनेस कितनी है, जो कि वो जॉब को होल्ड कर रहे हैं। मीन्स कि जो भी उनके पास जॉब्स हैं उसमें फेयरनेस होना चाहिए उनकी पे में, जो भी जॉब वो कर रहे हैं। सेकेंड इज के पे स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करने के बाद और पे रेंजेस को डिटरमाइन करने के बाद हर जॉब की हर एम्प्लॉय को असाइन किया जाता है एक पे रेट उस रेंज के अंदर रहते हुए, जो कि इस्टेब्लिश करता है उसकी जॉब को। एंड द लास्ट में जो पूरा पिछले एक्सपीरियंस है, सीनियोरिटी और परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं बनाने में कि कितनी एक एम्प्लॉय को हमें पे करना है उस रेंज में रहते हुए उस जॉब के थ्रू। यानी कि ये इंडिविजुअल इक्विटी है कि फेयरनेस होनी चाहिए उसकी पे में, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबकी फेयरनेस होनी चाहिए, और एक पे स्ट्रक्चर बना लिया, पे रेंजेस हमने डिज़ाइन कर ली, पे रेंजेस के बाद पे रेट उनको देना, और उन्हीं उसी पे रेंजेस में से तो वो डिपेंड करेगा पे रेट उनके एक्सपीरियंस पे, उनकी सीनियोरिटी पे, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की रेटिंग पे, और फिर जो है एक एम्प्लॉय को पे किया जाएगा उस स्टिपुलेटेड रेंज के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पे ग्रेड्स एंड रेंजेस, ये अगर बताएं तो ग्रेड्स आपके सामने ये दिए हुए हैं, नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं, और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपके सामने वेज रेट दिए हुए हैं। ये पॉइंट्स जॉब साइज हैं 100, 200, 300, और ये वेज रेट उनके वेज रेट्स हैं। ये पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने वैल्यू जो है वो कॉन्सील की भी होती हैं कि 3.35 पे जैसे कि 1 लाख बन रहा है, 4.25 पे 1,25,000 या 1,50,000 बन रहा है, 5 पे 2 लाख बन रहा है। इस तरह से हमने इनको वैल्यूज असाइन की भी होती हैं, और इनके कम्बिनेशन से जो इनका जो इंटरलिंक्ड हैं जो हैं वो ग्रेड डिज़ाइन करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। द नेक्स्ट स्लाइड इज इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड्स जो हैं ये वो हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट के नतीजे में हमें मिलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसमें शामिल है तमाम किस्म के रिवॉर्ड्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स में अचीवमेंट हैं, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट है, इनफॉर्मल यानी कि कुछ अचीव करना, वहाँ पे ग्रोथ आपको मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट रोज़ाना कि एक टास्क आपने अचीव किया, फिर आगे दूसरे टास्क। इनफॉर्मल रिकग्नाइजेशन, आपको अप्रिसिएशन मिलना, हेल्पिंग हैंड्स आपको मिलना, सीनियर्स की तरफ से सपोर्ट मिलना, जॉब सेटिस्फाई आपके पास होना, स्टेटस आपका अच्छा होना। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड में फॉर्मल रिकग्नाइजेशन है,
फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स यानी कि वो मिसलेनियस बेनिफिट्स जो कि पे के अलावा होते हैं, मीन्स के कार्ड्स हैं कंपनी की तरफ से, आपको फ्यूल है, आपको फ़ोन, उसका फ़ोन है, और इसके अलावा फ़ोन के पर जितनी भी आप कॉल कर रहे हैं वो सब फ्री है। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ पासेस दिए हुए हैं रेस्टोरेंट्स में, आपको सब्सिडाइज रेट पे वहाँ पे खाना मिलेगा। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ पिकनिक्स के पॉइंट्स में सब्सिडाइज रेट्स हैं, आपको फार्म हाउस जो है उसका सब्सिडाइज रेट्स हैं, आपको मुख्तलिफ बीचेस पे जो हर्ट होते हैं वहाँ जाके आप इंजॉय कर सकते हैं, कंपनी के हर्ट हैं। तो ये तमाम फ्रिंज बेनिफिट्स में आते हैं। इंसेंटिव पेमेंट्स जो अगर आप कुछ पीस रेट सिस्टम पे होता है बेसिकली कि आप कितने प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके ऊपर इंसेंटिव्स आपको मिल जाते हैं, पे है, प्रमोशन आपको मिल रही है। सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है। अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं सबके साथ तो वो भी मोटिवेट करते हैं, ड्राइव करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को। वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर अच्छा ना हो तो लोग जॉब्स और बड़ी बड़ी सैलरियाँ भी छोड़ के चले आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।